जी हाँ, नमस्कार। 5 राज्यों की 824 विधानसभा सीटों के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। 5 राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान। असम, पुडुचेरी और केरल में 9 अप्रैल को मतदान होगा और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। 4 मई को नतीजे आएंगे। शुवेंदु की सीट नंदीग्राम में 23 अप्रैल को मतदान होगा, क्योंकि 2 चरणों में मतदान है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2 चरणों में मतदान है। तो किस किस सीट पर कहां होगा मतदान? जो वीवीआईपी सीट्स हैं, जैसे कूच बिहार में 23 तारीख को मतदान होना है और कोलकाता हावड़ा में 29 अप्रैल को, क्योंकि 23 तारीख को 152 सीटों पर वोटिंग होगी, 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग होगी। कुल 294 सीटें हैं। नंदीग्राम में 23 अप्रैल को मतदान होना है। और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई, क्या कुछ कहा गया, सुनिए। All 126 assembly constituencies for Assam, the polling shall be just in one phase, and the polling shall take place on 9th of April, Thursday, 2026. The count. West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase, 152, and the second phase 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April, and the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. तो 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। असम में 9 अप्रैल को, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को, पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान। पहला चरण 23 अप्रैल, दूसरा चरण 29 अप्रैल। केरलम 9 अप्रैल, पुडुचेरी 9 अप्रैल। कुल मिलाकर जो खबर के लिहाज से देखा जाए तो एक तो यह कि बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होगा। पिछली बार 8 चरणों में चुनाव हुआ था। 8 चरणों में पिछली बार चुनाव था। इस बार हालांकि तब कोविड का समय था, उसका भी जिक्र हुआ, और इस बार केवल 2 चरणों में चुनाव है। असम में भी वैसे पिछली बार 3 चरणों में चुनाव था, इस बार एक ही चरण में है। 9 अप्रैल को मतदान होगा। 23 और 29 तारीख को बंगाल में 2 चरणों में चुनाव। 4 मई को पता लग जाएगा इन राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है। हालांकि जो 23 तारीख है उसमें 152 सीटों पर मतदान है और 29 तारीख को 142 सीटों पर। तो 152 142 कुल हो गया 294। हालांकि रिएक्शंस अभी से आने शुरू हो गए हैं। सवाल उठाए गए हैं चुनाव आयोग पर कि एमसीसी जो है और चुनाव आयोग जो है वो समझौता कर चुका है। चुनाव आयोग पर किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री की घोषणाओं के बाद ईसी को चुनाव याद आया। जयराम रमेश की तरफ से कहा गया कि एमसीसी जो है मोदी का कैंपेन कोड बना है। हमारे साथ सोफिया खान जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी का पक्ष रखती हैं। सोफिया जी, बहुत बहुत स्वागत। हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला, आप ही से शुरुआत है। मोदी की घोषणाओं का इंतजार हो रहा था चुनाव आयोग को। इधर मोदी जी की घोषणाएं हुई और उधर ईसी ने पीसी कर दी, यही कह रही है कांग्रेस। सर बताइए, मिले हुए हैं आप लोग? देखिए अमन भाई, जिसको जो है स्वयं पर विश्वास नहीं होता है उसको किसी भी अन्य संवैधानिक संस्था पर विश्वास होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। जिस कांग्रेस को नवीन चावला जैसे बाथरूम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आदत रही हो, जिसको सिद्धू जैसी भी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आदत रही हो, उसको हमेशा जो है निर्वाचन आयोग के निष्पक्षता पर संदेह रहता है। निर्वाचन आयोग ने उसकी जो सुविधा है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसके अनुकूल निर्वाचन की तारीखों का और निर्वाचन की प्रक्रिया की विविध तिथियों की घोषणा की है। लेकिन जो हार रही कांग्रेस, जिसको कहीं दूर दूर तक जीत की संभावना नहीं दिखती, हताश कांग्रेस जो है, निराश कांग्रेस जो है, वो लगातार इस तरह की बातें करके ये सिद्ध कर रही है कि उसका ना तो स्वयं पर विश्वास है, ना किसी संवैधानिक संस्था पर विश्वास है। नहीं, वो तो विश्वास राजनीतिक अलग हो सकता है, लेकिन राजनीतिक जो बयान है वो ये कह रहे हैं कि पीएम की घोषणाओं के बाद ईसी का इलेक्शन डेट्स का अनाउंस करना, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये कोई संयोग नहीं है, ये सब फिक्स मैच है, ये कांग्रेस कह रही है। जयराम रमेश ने तो फुल फॉर्म बताई है। एमसीसी मोदी का कैंपेन कोड बन गया। मोदी का कैंपेन कोड एमसीसी। उद्धव गुट से आपके वहीं महाराष्ट्र से सर, वो कह रहे हैं हमें तो भरोसा ही नहीं है चुनाव पर।
और लेफ्ट भी कह रहा है वोटर लिस्ट में धांधली हुई है। तो एक कहे तो समझ में आता है, लेफ्ट, यूबीटी, कांग्रेस, टीएमसी, सारी पार्टियां इस मुद्दे पर कम से कम एक साथ है। प्रेम जी, तो कहीं तो कुछ होगा इसका मतलब। कांग्रेस और कांग्रेस का इकोसिस्टम कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं है। जब तक राष्ट्रीय सरकार जो है नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाला है, तब से संवैधानिक संस्थाएं पूरी निष्पक्षता से काम कर रही हैं। वरना नवीन चावला जैसे निर्वाचन आयुक्त होते थे, जो स्वयं गोपाल स्वामी जो उनके सहयोगी निर्वाचन आयुक्त थे, उन्होंने बाकायदा कहा कि वो जो है टॉयलेट ब्रेक लेते थे और टॉयलेट ब्रेक लेकर जाते थे, श्रीमती सोनिया गांधी को फ़ोन करते थे और श्रीमती सोनिया गांधी से फ़ोन करके मैं चुनाव कब कराऊं कब नहीं कराऊं इस तरह की बात करते थे। तो जयराम रमेश को लगता है चोर को दूसरे हर किसी के कंडक्ट में भी चौर कर्म दिखाई देता है। तो स्वयं जो है कांग्रेस ने हमेशा निर्वाचन आयोग को कल्टीवेट करके रखने का काम किया। 1952 के चुनाव से लेकर 2014 के चुनाव तक लगातार निर्वाचन की प्रक्रिया को अपने अधीन करके हम जैसा चाहे वैसा निर्वाचन आयोग करे, ठीक है, यही उनकी प्रक्रिया हुआ करती थी। तहसीन का एक कमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक हैं, वो शायद बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि चुनाव आया, ईवीएम वाला जिन लाया। ये जो कांग्रेस कह रही है, ये तो चुनाव होने से पहले ही सरेंडर कर देना एक तरीके से। हमें तो भरोसा ही नहीं है चुनाव पर, फिर लड़ने का फायदा क्या है? तो आप पहले से या बहाने तैयार कर रहे हैं, हार की तैयारी है। जो कांग्रेस कह रही है तहसीन भाई कि ये पीएम की घोषणाओं के बाद ईसी का चुनाव याद आया और हमें ईसी पर भरोसा नहीं है, चुनाव होने से पहले ही ये कह देना कि भरोसा ही नहीं है, तो फिर लड़ना ही क्यों है फिर? तहसीन अमन भाई, सबसे पहले तो आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एक या दो या तीन चीज मैं पूछना चाहता हूँ। माननीय स्पीकर साहब ओम बिरला साहब पे एक नो कॉन्फिडेंस मोशन चला, तो आदरणीय स्पीकर, मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, बिल्कुल हाउस में नहीं बैठे जब तक वो मोशन को हराया नहीं गया। अब ज्ञानेश्वर कुमार जी पर भी एक चल रहा है नो कॉन्फिडेंस, मतलब एक इम्पीचमेंट मोशन, लेकिन वो चुनाव अनाउंस कर रहे हैं। ये दिखाता है कैसे भाजपा के 3 या 4 एजेंसी है, भाजपा के 3 या 4 गठबंधन के मजबूत हिस्से हैं, उसमें से एक है सीबीआई, एक है ईडी, एक है इलेक्शन कमीशन। और आप देखेंगे अमन भाई, ये प्रेडिक्शन लिख लेना, अब रेड शुरू होगी, अब समन्स शुरू हो गए, अब नेताओं को बुलाया जाएगा, और इलेक्शन कमीशन ये आज से नहीं 2014 से कर रहा है। आपको याद है अमन भाई, मैं संक्षेप अपनी बात समाप्त करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री 2017 में सी प्लेन इनॉग्रेट किए थे, उसके बाद ही कोड ऑफ कंडक्ट आया था, सी प्लेन गुजरात का चालू हुआ, लेकिन पूरा दिन टीवी पे आदरणीय प्रधानमंत्री सी प्लेन, अभी प्रेम भाई तुम्हारे महाराष्ट्र से थे, महाराष्ट्र गोवा में तो कहीं सी प्लेन है, लेकिन ऐसा दिखाया गया कि विश्व में पहली बार सी प्लेन आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, सी प्लेन चला। लेकिन ये जो करती है इलेक्शन कमीशन, उनको सोचना चाहिए। बस आप कह रहे हैं कि जो सीईसी के खिलाफ जो पेंडिंग सो कॉल्ड ऑपोजिशन की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव इंपीचमेंट, तब तक उनको स्टेप बैक कर लेना चाहिए, उनको ये अनाउंस नहीं करना चाहिए था। ये मोरालिटी डिमांड करती है, लेकिन खैर आज मोरालिटी की बात, जिस देश की सरकार भाजपा हो वह क्या मोरालिटी की बात करे। ऐसा तो कुछ नियम है क्या वैसे तहसीन भाई, ऐसा कोई नियम है? नहीं, तय हो गया कि मोरालिटी की बात है। अच्छा, मोरालिटी में मोरालिटी तो है ही नहीं। अब जिस देश में सरकार में भाजपा का मोरालिटी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बताइए भाई, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वो कह रहे मोरालिटी, नैतिक तौर पर कम से कम उनको आज चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं करना चाहिए था, और जब सवाल भी पूछा तो सीधा जवाब नहीं दिया उन्होंने। भाई मुझे 10 सेकंड दीजिए। अच्छा, एक बार 10 सेकंड प्रेम शुक्ला लेना चाह रहे हैं। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, लीजिए प्रेम शुक्ला जी 10 सेकंड प्लीज सर। मोरालिटी की बात करने वाले राहुल गांधी 420 की केस पर जमानत पर है और तमाम अन्य मामलों में भी जमानत है, तो ऐसे जब जो है जमानत पर छूटे व्यक्ति को मोरालिटी के अधिकार पर विपक्ष के नेता रहने का अधिकार है क्या? जरा ये भी बताइएगा। ये तो फिर उल्टा पड़ जाएगा। सही बात है, बताइए फिर तहसीन भाई। नहीं। नैतिकता की बात होगी, नैतिकता की तो सदस्यता भी जा चुकी है, मैं उसका जवाब कोर्ट में भी सजा हुई थी उनको, तो मोदी चोर मोदी वाले मामले में। जवाब दे देता, मैं बिल्कुल इसका जवाब देता हूं। बहुत अच्छा सवाल प्रेम शुक्ला जी ने कहा। सेम उतनी ही नैतिकता है राहुल गांधी जी की, सुन लीजिए, उतनी ही मोरालिटी है राहुल गांधी जी के, माननीय विपक्ष के नेता की, जितना भूतपूर्व माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री के थे। जब आरोप था उन्होंने भी रिजाइन नहीं किया। ये पॉलिटिकल आरोप है, आप भी मानते पॉलिटिकल है, मैं भी मानता हूं। एफआईआर नहीं था, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एफआईआर नहीं था सर, कोई जमानत पर नहीं थे। सर एक सेकंड सर, एक सेकंड नहीं, एफआईआर बताइए सर, सर एक सेकंड
सर एक सेकंड आदरणीय तहसीन जी पूरा वाला कौन सा एफआईआर था मोदी जी पर? एफआईआर कौन सा था? एफआईआर मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, बहुत स्पेसिफिक एफआईआर बता दीजिए। प्रेम शुक्ला जाए, बात जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हाँ बताइए ना, दूर तक ले चलिए, ले चलिए दूर तक, बोला मैं जवाब तो दूर तक ले चलिए, मैं ले जाऊंगा, ले चलिए दूर ले तक। जाऊंगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कौन सा एफआईआर था? किस मामले में जमानत पे? बताइए ना, बताइए तो, मेरी चुनौती है, बता के जाइए, बता के जाइए, चुनौती है। बोल रहे हैं आप बताइए ना, बोलिए प्रेम भाई बताइए, तहसीन बोलिए। वही नैतिकता है जो, अरे मुझे लाओ ना फ्रेम पे, विवेक जी मुझे भी स्क्रीन पे लाओ, थैंक यू। वही नैतिकता है जो आदरणीय अमित शाह जी में थे ना, वो उनपे एफआईआर था, उन्होंने त्याग पत्र दिया था। सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, उन्होंने त्याग पत्र दिया, और जब तक एक्विटल नहीं हुआ किसी पद पर नहीं आए, फिर विधायक थे, कोई पद पर नहीं आए वो, फिर झूठ आपका, फिर एक्सपोज हुए आप। अध्यक्ष बने, भाजपा के अध्यक्ष बने, लेकिन कोई उन्होंने संवैधानिक पद नहीं लिया, कोई संवैधानिक पद नहीं लिया, कोई संवैधानिक पद नहीं लिया, कोई संवैधानिक पद नहीं लिया। प्रेम भाई जब फंस जाते कहाँ लिया? कौन सा पद लिया बताइए ना? अब एकदम फंस गए। मैं बिल्कुल नहीं फंस रहा हूँ, कौन सा पद लिया बताइए? बोला अमित शाह जी का, आप फंसे हुए, पूरा फंस गए आपके राहुल गांधी और आप फंसे हुए। अभी आप किसका जवाब दोगे? कौन सा अमित पद शाह जी लिया थे था ना, अमित शाह जी ने? अमित शाह जी किस संवैधानिक पद पर थे बताइए? और अमित शाह किस जी संवैधानिक पद भाजपा के पर अध्यक्ष भी थे? बने। किस संवैधानिक पद पर अरे थे? विधायक भी थे, किस भाजपा के संवैधानिक अध्यक्ष पद भी पर बने। थे? किस विधायक संवैधानिक भी पद थे, पर थे? विधायक का संवैधानिक संवैधानिक पद पद नहीं होता, किस संवैधानिक पद पर थे? पद नहीं होता, किस संवैधानिक पद पर थे? संवैधानिक पद नहीं होता, संवैधानिक पद पर विधायक नहीं थे वो। संवैधानिक पद नहीं होता, तहसीन, बिल्कुल किसी विधायक संवैधानिक पद उन्होंने नहीं कोई भी होता, पक्ष का नेता पद विधायक नहीं लिया। संवैधानिक पद नहीं होता। तहसीन आप किसी ये तो संवैधानिक पद पर तहसीन नहीं वो थे, आपने बिल्कुल क्योंकि उन्होंने ये पैमाना आप ही ने नहीं सेट किया लिया। ना तहसीन, मैं नैतिकता बिल्कुल वाला सेट कर रहा हूँ। आप ही ने नैतिकता वाला, तो मैं इसलिए political सवाल की बात- पलट कर आया। नहीं, उनकी तो नहीं, नहीं, सदस्यता भी कोई चली गई पलट नहीं, थी, फंस गए प्रेम भाई, उनकी तो ऐसा सदस्यता फंस भी गए। चली गई थी कोर्ट से मोदी चोर वाले मामले बिल्कुल में। आप फंसे वो हुए हैं। political था। नहीं political गई ना जो है, सर, उसको सदस्यता गई ना बोल कर तहसीन। दिया। भाजपा को सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए मैं कह रहा हूँ, कर चलिए लिया। ठीक है। भाजपा इसके लिए कहता हूँ, भाजपा को माफी मांगनी आदरणीय अमित शाह जी ने त्याग पत्र दिया था दिया पद था। पे, चाहिए। अरे विधायक डिजाइन थे किया कि था। नहीं और थे? जब तक विधायक उनको थे कि नहीं कोर्ट थे? से क्लीन चिट नहीं मिली और कोर्ट ने ये विधायक कहा थे। कि कांग्रेस विधायक ने थे। झूठा केस किया था। अरे वो कोर्ट ने ये सांसद कहा राहुल गांधी भी कि सांसद कांग्रेस रहे, की एलओपी पद, षड्यंत्र रचा एलओपी था। पद की नैतिकता की बात हो रही है। हम political सांसदी से purpose की इस्तीफा बात देने के लिए नहीं कह रहे प्रेम शुक्ला, बतौर एलओपी। ये इनके हिसाब से चलेगी। मैं LOP पॉलिटिकल पर- पोस्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं हर्षवर्धन बात कर त्रिपाठी, रहा बस हो हूँ गया, हो जो गया। हमारे लीजिए। संस्था है। भाई आपने पहले मोदी का नाम लिया था ना, तो उन्होंने मोदी पर पलट कर वो पूछ लिया गया, कौन सी आगे एफआईआर। गोल उन्होंने हो गया पहले आपका। राहुल जी का लिया था, मैं मोदी जी को बीच में नहीं लाता, उन्होंने राहुल जी आप को ही लाया लाए तो थे, मैं मोदी अरे का आप लाया। लाए थे पहले, फिर गोल आपने हो गया आपने भाई। गोल पोस्ट चेंज किया, अमित शाह की तरफ गए आप। आपने नहीं, मोदी का मैं- नाम लिया था वो सर। पहले राहुल जी को लाया तो मैं मोदी को लाया, फिर वो ये आया। चलिए ठीक है, बताइए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बताइए भाई, भरोसा नहीं रह गया चुनाव गोल हो आयोग गया पर। वो तो। और सवाल मेरा जो तहसीन ने उठाया है, वो सवाल ये है, नैतिक तौर पर उनको आज चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन पर से भरोसा उठ गया विपक्ष को, नंबर एक, और वे जो मोशन है वो भी पेंडिंग है ज्ञानेश्वर जी के खिलाफ। देखिए, आज तो दिन है कि ज्ञानेश कुमार जी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की जाए। जहां बार बार ये कहा जाता था कि 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 8 चरण, जाने कितने चरण पड़ते थे तब जाके मतदान हो पाता था और चुनाव के बाद परिणाम आ पाते थे। तो आज ज्ञानेश कुमार जी की मुक्त कंठ से प्रशंसा का दिन है। पता नहीं, तहसीन भाई समझदार व्यक्ति हैं, हमेशा ऐसा करते हैं, आज क्यों वो इतना कंजूसी कर गए मुझे नहीं पता। दूसरा, उनको शायद ध्यान में नहीं रहा होगा कि 10 सेकंड कितना भारी पड़ता है। तो आज तो प्रेम शुक्ला जी ने एकदम, जिसको कहते हैं ना, लपेट दिया तहसीन भाई। अब आप जब अरे दोबारा मैं देखेंगे ना इस शो को, एक मिनट आप बीच में नहीं बोला, बीच में तहसीन बीच में, मैं नहीं बोल रहा था। तो प्रेम शुक्ला जी ने आज ऐसा लपेटा तहसीन पूनावाला को कि इनको अब कई दिन याद रहेगा। क्योंकि जब पीएम की बात करते हैं तो पीएम ने कभी धरना प्रदर्शन नहीं कराया भारतीय जनता पार्टी से, वो सबको याद है। 7-7, 8-8 घंटे की पूछताछ थाने में सबको याद है। सही पीएम बात है। तब सीएम थे, वो भी चाहते थे, गुजरात में बड़े पावरफुल चीफ मिनिस्टर थे, पूरे देश का छोड़िए, चलिए अपने यहां करा लेते। आप कहते हैं भाजपा पूरे देश में न कराती, तो सीएम ने भी नहीं करा। और दूसरा, अमित शाह ऑन रिकॉर्ड ये बोलते हैं कि कहा गया कि यहां भी मुकदमा नहीं चलेगा, मुकदमा राज्य से बाहर ले जाया गया, उनको तड़ी पार किया गया और उससे बाहर हो करवाए। मोदी जी ने त्यागपत्र नहीं मांगा था, लेकिन उनको लगा कि नैतिकता का तकाजा है, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो ये देश के ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये नैतिकता तो है। अब राहुल गांधी वाली मैं नहीं जाता हूं, लेकिन चूंकि ये कहा जा रहा है कि वो तो पॉलिटिकल था, अच्छा कमाल है भाई। तो ज्ञानेश जी पे कौन सा नॉन पॉलिटिकल मसला है भाई? सब पॉलिटिकल ही तो है।
चुनाव होने वाला था, तारीखें आने वाली थी, तो कुछ नहीं सूझा, तो ममता जी ने कहा चलो ठीक है, चलो महाभियोग लाते हैं। सब जानते हैं कुछ नहीं होना है, चुनाव लड़ते ना आप। इसके पहले आप राजीव कुमार से ऐसे ही नाराज हुआ करते थे, जब राजीव कुमार जी मुख्य चुनाव आयोग से। यानी आपका झगड़ा संस्था से हो गया है, आपका झगड़ा व्यक्ति जो भी बैठता है लेकिन उसके हर्षवर्धन परिवार जी, के हर्षवर्धन जी, डिटेल देते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं ना पेंडिंग तो है ना भाई, महाभियोग है तो नैतिकता, तो इससे क्या फर्क, इससे क्या नैतिक क्या मूल्यों फर्क के पड़ता है? लिहाज से उनको नहीं अनाउंस करने चाहिए चुनाव की तारीख? अरे अमन भाई, अभी तो एक कानून आया था ना, तब चीखने लगे थे लोग कि अगर किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप है, किसी मंत्री के खिलाफ आरोप है, तो 30 दिन के भीतर त्यागपत्र। क्या बवाल मचाया थे, तय करें ना, पहले एक लाइन तो तय करें। बड़ा ये इधर उधर चलते रहते, लेफ्ट राइट, अरे कभी तो एक जगह टिको भाई। मैं कह रहा हूं तय करिए कि ठीक है, नैतिकता के आधार पर और तब फिर कोई भी आरोप लगा देगा। तब राहुल जी पर कौन कौन से आरोप लगाए जाते हैं? ठीक है सोफिया जी, नागरिकता से लेकर, नहीं अमन भाई, हाँ प्लीज बोलिए, नागरिकता का मामला भी चल रहा है, राहुल जी की तो नागरिकता का मामला भी अदालत में चल रहा है। हाँ, यस। तो मुझे लगता है कि ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। आज हमें इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए कि 2 चरण में पश्चिम बंगाल में और सभी जगह 1 चरण में चुनाव हो रहा है। इसको हर जगह 1 चरण में करना चाहिए। लेकिन और ये चुनाव होने से पहले ही चुनाव होने से पहले ही चुनाव आयोग पर सवाल उठा देना, सोफिया जी, ये तो सरेंडर करने जैसा है ना, कि पता है जीतना आतना तो है नहीं, पहले ही बहाने ढूंढ लो हार के। चुनाव होने से पहले ही कह देना कि होने ही नहीं है ढंग से चुनाव, होने ही नहीं निष्पक्ष। सोफिया जी, देखिए, चुनाव आयोग ने तो अपना भरोसा पहले ही खो दिया है। जिस तरीके से एसआईआर की प्रतिक्रिया हुई पश्चिम बंगाल में, 4 महीने से जिस तरीके से पश्चिम बंगाल वासियों के साथ जो कह सकते हैं कि एक तरीके से जो परेशानी झेलनी पड़ी है, यहाँ तक के लगभग 200 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई सुसाइड से या अन्य किसी कारण से, बीएलओज और मतदाताओं के जो डेथ हुए, इसके ऊपर बहुत से सवाल उठते हैं। आज वोटिंग की घोषणा हो गई है, निर्वाचन की घोषणा हो गई, लेकिन अभी भी 60 लाख से ज्यादा लोग एडजुडिकेशन लिस्ट में हैं। अब आप सोचिए कि अगर इनके नाम नहीं दर्ज होते हैं, नहीं आते हैं वोटिंग लिस्ट में, तो इसका मतलब है ये भारतीय होने के बाद भी ये अपनी जो मौलिक अधिकार है उससे वंचित होंगे। नहीं हो सकती, ये 60 लाख समस्या है ही। सोफिया जी, ये जो 60 लाख है पश्चिम बंगाल में, सोफिया जी 60 लाख है जो नंबर है, ये आपको क्यों लगता है ये आप ही के वोटर हैं? ये हो सकता है बीजेपी के भी वोटर्स हो, उनके बाद डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो सकता है बीजेपी को भी नुकसान हो। मुद्दा ये नहीं कि हमें वोट कौन कर रहा है, हमें ये देखना है कि पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, ये हम नहीं कह रहे कि अपने वोटर्स, जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं उनके अधिकारों की लड़ाई हम कर रहे हैं, वो हमारे वोटर्स हो या उनके, वही तो तय होना है, वो हैं भी बंगाल के या नहीं है, यही तो तय होना है, यही तो तय होना है। एडजुडिकेशन लिस्ट में मैं बता दूं आपको, एडजुडिकेशन लिस्ट में जितने भी लोगों का नाम है वो ऑफ कोर्स बंगाली हैं, और उनके जो माइनर एरर्स हैं, वो अल्फाबेटिकल एरर्स, एड्रेस एरर, जिसको बोलते हैं ना लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, माने गड़बड़ियां जो है उसके आधार पर उनको अटकाया गया है। जिनको डिलीट होना था, ऑलरेडी 63 लाख लोग डिलीट हो चुके हैं। मैं उनकी बात तो कर ही नहीं रही हूँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ अनदर 60 लाख की। इसका मतलब है 1 करोड़ 20 लाख लोग लगभग जो है उनको वोट करने देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये भी मांग हुई है, ये भी मांग हुई है, उनको इस बार वोट करने देना चाहिए, ये भी मांगे ना आपकी तरफ से। ये बिल्कुल, देखिए बात ये है कि जब ये एडजुडिकेशन लिस्ट की चीजें जब कंप्लीट हो जाती हैं, सारे वोटर्स के नाम आ जाते, जिनका कटना है कट जाते हैं। देखिए संविधान पर ऑब्वियसली हमें भरोसा है, जिनका कटना था ऑब्वियसली कट जाता है, लेकिन ये जो लिस्ट है जारी करने के बाद ही मुझे लगता है निर्वाचन होना चाहिए, क्योंकि सबका अधिकार है वोटिंग करने का, और सबको वैसे तो ये चुनाव आयोग बताएगा, ये बीजेपी तो नहीं बताएगी, ये तो वैसे चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। बीजेपी का कोई स्टेक नहीं है इस मसले पर, लेकिन फिर भी प्रेम शुक्ला जी अगर आप जवाब देना चाहें कि उन लोगों को वोट करने देना चाहिए जो टेक्निकल एरर्स की वजह से बाहर हैं। नहीं अमन जी, निर्वाचन आयोग के इस प्रक्रिया को चुनौती इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में दी, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले को एडजुडिकेट करने के लिए बाकायदा जो है पड़ोसी राज्य के जजेस को भी उन्होंने उसमें प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कहा। अब ये निर्णय कौन करेगा? अब ये निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट के पास निर्णय है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी तो कोई पक्ष ही नहीं है। ये निर्णय कौन करेगा? या तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय कर दे कि भाई ये जो 60 लाख लोग हैं जिनके जो है नामों में, सर्वोच्च न्यायालय तो बाद में आए ना, वो अधूरे हैं, तो सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय को करना। सुप्रीम तक गई, गुहार लगाया, सर्वोच्च न्यायालय कौन गया है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय कौन गया है? और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क्या कि नहीं ये बहुत साफ सुथरे मतदाता है? ये बीच में क्यों बोल रही है? एक एक करके सोफिया जी 30 सेकंड रुकिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। बोलिए प्रेम शुक्ला। वो कह रहे हैं चुनाव आयोग के आप ही करा रहे हैं चुनाव आयोग के जरिए। सर्वोच्च न्यायालय में
नहीं, निर्वाचन आयोग अगर हमारे पर आरोप है तो अब निर्वाचन आयोग पर आपको भरोसा नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय पर है कि नहीं है? जिस सर्वोच्च न्यायालय में सुश्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर नहीं स्वयं है। दलील चुनाव देने बीच में नहीं, पहुंची सोफिया जी, बीच में नहीं, थी, ऑडियो उस बंद कर सर्वोच्च दीजिए, न्यायालय एक-एक भरोसा करके। है कि नहीं है? बताइए, अब आप बोलिए सोफिया जी, अब आप बोलिए। उस सर्वोच्च न्यायालय में आप जाइए ना, और सर्वोच्च न्यायालय में आप तमाम जो है सुप्रीम कोर्ट प्रमाण दीजिए ठीक और है। सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति मांगिए। बोलिए भाई, सोफिया जी अब आप बोलिए, लेकिन बोलिए बात। बाकी जो संवैधानिक जो पद हैं, वो वो ईडी हो, वो आपका जो भी हो, निर्वाचन कमीशन हो, इन पे हमें बिल्कुल इसमें ED भरोसा कहाँ नहीं से आ है। गया? हमें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, और हम आज भी संविधान पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते। पश्चिम बंगाल में जो भी हमारा जो मुद्दा होगा, वो हमारे 15 साल का रिपोर्ट धर्म कार्ड की राजनीति बात कहाँ से करेगा। आ गई? हम धर्म की राजनीति पर नहीं हम वोटिंग लेंगे, मैडम, वोट इसमें धर्म कहाँ से आ गया? रुकिए यहाँ ना, जो एक-एक मतदान करके। होगा आराम वो से आप बिल्कुल मिक्स कर हमारे रही हैं, मैम। उन्नयन मैम, आप और मिक्स कर रही हैं। मैम, 15 आप साल के रिपोर्ट कार्ड क्या काम किया ममता बनर्जी ने, उसके आधार पर वोट मांगेंगे हम लोग। ठीक है मैम, वो सारी चीजें ठीक है, मिक्स कर रही हैं दो चीजें। इसमें धर्म कहां से आ गया? नंबर एक, जो मामला जो प्रेम शुक्ला ने कहा कि अगर ये ईसी का डिसीजन है, जो लिस्ट जयसाटला की लिस्ट है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो ये सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा है ना कम से कम आप लोगों को। बात खत्म, वही उसमें बीजेपी कहां से आ गई? या आपको सुप्रीम देखिए, कोर्ट पर भी सुप्रीम भरोसा कोर्ट- नहीं है? सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी इन्फ्लुएंस कर इसका देगी? इसकी प्रतिक्रिया ले लीजिए। हाँ जी, सुप्रीम प्लीज। कोर्ट सिनोरियो में तभी आया जब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक गई, उन्होंने ये फाइटिंग किया, उन्होंने ये Yes. गुहार लगाई, तब जाके सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियल जो है इस चीजों में आया। जुडिशियल बाद में आया ना, लेकिन ये सारी चीजें होने के पीछे किसका क्या रीजन है? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माइक्रो reason है? ऑब्जर्विंग करना बंद कीजिए, माइक्रो ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी माइक्रो ऑब्जर्वेशन किया गया है। छोटी छोटी गड़बड़ियों को लेकर नाम इसलिए हटाए इसी गए। पर भरोसा नहीं है आपको। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी, जवाब आप एक बार आप भी दे दीजिए, क्योंकि इसमें बीजेपी का स्टेक थोड़ी ना है। मतलब ईसी अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, उससे आप लोगों की असहमति है, उसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट जो है न्याय करेगा, बात खत्म। इसमें बीजेपी कहां से आ गई, ये मेरे को जानना था। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी मेरे ख्याल से इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। बोलिए हर्षवर्धन नहीं, त्रिपाठी। देखिए, मुझे लगता है कि ये तो तहसीन बड़ा आराम। विचित्र है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कोई सवाल खड़ा करे कि माइक्रो क्यों ऑब्जर्वेशन हो रही है। माइक्रो ऑब्जर्वेशन के लिए ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। ये थोड़ा समझना, इतनी सामान्य समझ तो सुप्रीम कोर्ट मुझे ने लगता है कहा था, इतने ये दिनों में सवाल आप सबको हो सुप्रीम गई। कोर्ट सोफिया जी एक मिनट, एक- बीच में एक नहीं, मिनट, सोफिया जी पूरी बीच में बात नहीं। होने दीजिए, सोफिया पूरी जी बात, बीच में पूरी नहीं, बात। एक एक करके पूरी प्लीज। मैं बात फिर होने से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। सोफिया जी रुक जाइए, हर्षवर्धन जी आप बोलिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब ही है माइक्रो ऑब्जर्वेशन, यानी गहन पुनरीक्षण है। ये हिंदी में भी अंग्रेजी में दोनों मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया हो। बिहार में कम समय था, चुनाव आयोग के खिलाफ बाकायदा एनजीओ, सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी, सारे राजनीतिक दल वहां गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा था कि आप लेकर आइए, हम इसको पूरा खारिज कर देंगे, एसआईआर को हम एंटरटेन ही नहीं करेंगे। क्या हुआ? नहीं लेकर जा पाए। और जिन राहुल गांधी की बात की जा रही है, वो मजाक का पात्र हैं। वो जैसे राह चलते कहते थे कि अच्छा क्या नाम है तुम्हारा, नहीं है, बाद में पता चलता था उसका भी नाम है। बड़े बड़े स्लाइडर पे, प्रोजेक्टर पे बताते थे कि ये व्यक्ति यहां से गया बंबई, बंबई से बेंगलुरु, पता चला वो भी सब गड़बड़ निकला। तो मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा करना चाहिए। चुनाव आयोग के इस अभी तक जो भी उसने किया है, ये सही बात है कि बहुत कठिन प्रक्रिया है, और मुझे लगता है कि एक बार मतदाता सूची में जिसका नाम नहीं है, उसको डलवाने के लिए थोड़ा तो कठिन होना ही चाहिए। हम सब उससे गुजर रहे हैं, कोई अलग से तो है नहीं। तो मुझे लगता है ये कहना कि अरे भाई माइक्रो ऑब्जर्वेशन क्यों की जा रही है, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वो तो स्टेटस भी पकड़ा तो पता जाए। लगना चाहिए ना उसका। फिर एसआईआर का क्या, इन 60 लाख लोगों का क्या, वो भी तो क्लैरिटी होनी चाहिए, वो भी तो मांग टीएमसी की तरफ से। मुझे लगता है कि वो क्लैरिटी तो बहुत स्पष्ट है ना, उनको डाउट है। अगर डाउट क्लियर हो जाएगा तो वो फाइनल जो लिस्ट आएगी उसका हिस्सा होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, और ये सब सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, बाकायदा उसके ऑब्जर्वर है। Yes. ये तो अब जुडिशियल रिव्यू में गया ना, अब कोई भी और अधिकारी नहीं कर रहा है, बाकायदा जुडिशियल अधिकारी कर रहे हैं। जो मेरी जानकारी है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो उसको दुरुस्त करिए। मेरी जी जानकारी बताइए। क्या वो जुडिशियल रिव्यू में है। सोफिया जी बताइए, इसमें बीजेपी कहां से आ गई? प्रेम शुक्ला ने भी ये बोला, सुप्रीम कोर्ट में आया, आपने सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट भरोसा के रखिए, ऊपर बात सवाल खत्म। उठाया है। माइक्रो ऑब्जर्विंग नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, मैंने नहीं दिया है, तृणमूल ने नहीं दिया है। तो सबसे पहले आपने सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि माइक्रो ऑब्जर्विंग होना चाहिए, एसआईआर का मतलब ही है, चलिए मान लिए 2 मिनट के लिए होना चाहिए, लेकिन चुनाव के 3 महीना पहले नहीं, 3 महीने पहले आप इतने बड़े राज्य में किस तरीके से माइक्रो ऑब्जर्विंग कर लेंगे? अगर आपको करना ही था तो आप 2 साल पहले से शुरू करते, जैसे पहले एसआईआर होता था, साल 2 साल लगते थे, वैसे ही आप लोग करते। तो माइक्रो ऑब्जर्विंग चुन मैम अब तो हो गया ये सारा, अब तो मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है सोफिया जी। एक अब तो उदाहरण सुप्रीम कोर्ट में तो ना बीजेपी की चलनी है, ना कांग्रेस की चलनी है मैम, ना किसी की नहीं चलनी। उसका जिम्मेदार कौन
कौन होगा? आप लेंगे क्या उसकी जिम्मेदारी? मैम मैं एक चीज कह रहा अगर हूँ, अगर वो भारतीय है और वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे माइक्रो ऑब्जर्विंग के कारण, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना मैम, आप थोड़ी ना करेंगे, मैं थोड़ी ना करूंगा, अब तो बात चैप्टर क्लोज हो गया। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, अमन सुप्रीम भाई, कोर्ट पर बहुत भरोसा देर है। में आई ना, अमन सुप्रीम कोर्ट भाई। तो पूरे सीन में बहुत देर में आई, हर्षवर्धन। जब तक बहुत देर हो चुकी थी बहुत ना। देर हो गई, ठीक है। भारतीय- फिर तहसीन और विवेक जी भी हैं भाई, विवेक जी के पास भी जाना है। बोलिए प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, भारतीय एक मिनट रुकिए पहले, हर्षवर्धन कंप्लीट करिए। हर्षवर्धन जी, भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के नेता हैं डॉक्टर अनिर्बान गांगुली। उनके पिताजी के ऊपर एसआईआर में डाउट लिख के आ गया, बाकायदा उनको जाकर अपने कागज जमा करने पड़े और चुनाव आयोग ने उसका क्लियर कर दिया। वो बाकायदा, उसीलिए उनको दिल्ली में एक कार्यक्रम में रहना था, लेकिन वो बंगाल गए। कष्ट तो उठाना पड़ा, ये बात सही, और वो भी परेशान थे कि बताइए हमारे पिताजी तो इतने वर्षों से दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी बदली और वहां नाम नहीं था। तो ऐसा हो सकता, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि एसआईआर में लोगों को परेशानी, खूब परेशानी हो रही है, लेकिन इस परेशानी के बीच में अगर मतदाता सूची शुद्धिकरण करना है तो ये करना ही पड़ेगा, इसमें कोई बट नहीं, और नहीं है तो फिर नए सिरे पहले से नाम विवेक बोलेंगे, जुड़वा फिर लीजिए, तहसीन में सारे आपके पास कागज आऊंगा। देकर। ठीक है, पहले विवेक बोलेंगे। विवेक भाई, आप लोगों को भी भरोसा नहीं है? लेफ्ट की तरफ से भी यही रिएक्शन आया है अभी तक जो आया है लेफ्ट की तरफ से, हनान मुल्ला का भी रिएक्शन है जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी बैटिंग करे जा रहे हैं, ज्ञानेश जी की बैटिंग करे जा रहे हैं। मेरा एक सीधा सा सवाल है, जो मैं तृणमूल कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, लेकिन ये वोटर्स अगर मान लीजिए टेक्निकल गलती से, बीइंग इनोसेंट, कल इलेक्शन प्रोसेस में पार्ट नहीं ले पाते, इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो आसानी से बोल देंगे साहब मैटर इज सब जुडिस। इवन इफ मैटर इज सब जुडिस, व्हाई डजंट बीजेपी बैट फॉर देम? अगर बाकी लोग कह रहे हैं कि इनको देने दो भाई इस बार, और ये 3 महीने पहले आपने जो करी है प्रक्रिया, ये उतने डिटेल में नहीं हो सकती, साल 2 साल पहले आपको शुरू करना था, तो बीजेपी हमारे साथ क्यों नहीं है? अगर बीजेपी न्यूट्रल है और बीजेपी को लगता है कि जनता के साथ बुरा ना हो, सब वोट दे पाएं, तो सिर्फ बीजेपी ऐसी पार्टी क्यों है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बोलती है? यह मेरा एक कहना है। हम ईवीएम की बात करेंगे तो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से बोलेंगे। अरे आप बड़ी पार्टी हैं, आप कहते हैं मोदी साहब का जलवा रुतबा है, आप जीतेंगे तो बैलेट बैग से जीतिए। आप क्यों बैटिंग करते हैं इलेक्शन कमीशन की? ये एक डाउट, संदेह करता है ना पैदा। डिबेट के शुरू में अमन भाई ने कहा सारी रैली पहली हो गई, प्राइम मिनिस्टर घूम लिए, बैटिंग कर ली, सब सुझाव दे दिया, तो फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कर ली। कांग्रेस ने कहा, आपने मुद्दा तो उठाया ना, और फिर ऐसे तो दीदी ने भी अनाउंसमेंट कर दी, उसके बाद हुआ, दीदी ने भी अनाउंसमेंट कर दी, पुरोहितों के लिए, मुअज्जिनों के लिए डीए का अनाउंस, बिल्कुल ठीक है, डीए अनाउंस, सब कुछ हुआ, उसके बाद हुई पीसी। फिर दीदी ने अनाउंसमेंट, सुने सर, दीदी ने अनाउंसमेंट इनकी मदद से नहीं करी, ये अकम्पलिस नहीं था उसमें ज्ञानेश जी, उसने जो करा अपनी तरफ से करा। यहां जो हुआ इनकी मर्जी से हुआ, इनकी मिली भगत से हुआ। ये कैसे तय किया? ये कैसे तय? अब ये क्या बात हुई भाई? अच्छा, दीदी अनाउंस कर दे चुनाव घोषणा, गजब का चुनाव के घोषणा से पहले दीदी ने अनाउंस कर दिया, तो वो अपनी तरफ से भाई टीएमसी का पक्ष रखने के लिए सोफिया जी हैं, आप लेफ्ट के प्रवक्ता हैं, आप उनके प्रवक्ता ना बने। मैं नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन जो सच है वो सच है। रोज इलेक्शन कमीशन एक तरफा बीजेपी के साथ खड़ा है। वाम दलों के अगर लोगों अगर की राहुल कुटाई गांधी की होती है, संसद की फिर सदस्यता भी ये जो है चली वही जाती है। चटाई करेंगे। सर सुनिए सुनिए, कुटाई के बाद भी चटाई। सर एक सेकंड, मेरा सवाल है सर, राहुल गांधी की सदस्यता आप संसद से आप हटवा देते हैं, आप कहते हैं साहब ये बोला और वो बोला। अरे हटवा नहीं देते, कोर्ट का फैसला था, क्या बोल रहे हैं भैया विवेक जी? ऐसे नहीं, गलत है, कोर्ट का डिसीजन था वो, माननीय कोर्ट का फैसला था, जब सजा हुई थी कोर्ट में हुई थी, नियम अनुसार हुआ था क्या थे फाइनली? अरे तो कोर्ट के थे ना, क्या थे फाइनली? बरी किया गया तो कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था? कौन सा, किस मामले में, किस मामले में? तो कोर्ट में जब सजा हुई थी तो उसमें क्या मामले में जिसमें उनकी लोकसभा की सदस्यता क्या को रद्द किया गया क्या था? मामला था वो बताइए, मामले में क्या मामला था वो? हाँ सुनाओ, और किस तरीके से क्या मामला था? करके बोला गया, क्या मामला था? क्या मामला था? कोविड के समय में प्रियंका गांधी से घर खाली करवाया गया, राहुल गांधी की सदस्यता वाला क्या मामला और था? दोनों लोगों के ऊपर, दोनों शहीद के बच्चे हैं, दोनों के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट है। समझ में नहीं आ रहा है, राहुल गांधी का सदस्यता वाला क्या मामला था? पार्टी के प्रवक्ता है कि कांग्रेस के हैं? राहुल गांधी की सदस्यता वाला क्या मामला था? प्रजातंत्र की बात करना गलत है क्या? विवेक एक मिनट चुप हो जाइए। राहुल गांधी की सदस्यता वाला क्या मामला था? क्या मामला था बताइए, क्या मामला था राहुल गांधी की सदस्यता वाला? नहीं आप बता दीजिए, राहुल गांधी की सदस्यता क्यों गई थी? तो आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है क्या मामला था वो? क्यों हुई आप ये भी बता दीजिए जरा। आप बता दीजिए ना, क्यों, आप क्या बताइए मामला ना था? सर। और रेस्टोर ये वाला ड्रामा एक्टिंग नौटंकी की मेरे साथ मत करा करिए। अभी आपने बोला ना चीख चीख के, क्या मामला था बताइए जरा आप।
Why was it restored? इन्हें पता Why ही was नहीं he है। forced to leave his house इन्हें and पता ही नहीं है। humiliated? इन्हें पता ही नहीं। आप इस तरीके से डील कोर्ट का करते क्या हैं डिसीजन इलेक्टेड था आपको पता है? रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ किस और कहते मसले हैं कि पर देश था? में प्रजातंत्र है। सरनेम मोदी, जितने मसले पे सरनेम था ना। मोदी वो चोर, अब आपको याद आया? यस उस वाले मामले में हुई थी सजा। अबे मुझे सब याद है, मुझे सब हाँ, मालूम अब है। अचानक याद आ गया मुझे आपको? ना अब बताएं, सब restore याद क्यों आ किया गया। सर? चलिए ठीक है। अरे Restore कोर्ट का क्यों किया? फैसला था भाई विवेक नहीं, श्रीवास्तव। नहीं, आप restore कांग्रेस क्यों के किया? प्रवक्ता, बताइए, लेफ्ट के आप बताइए, प्रवक्ता restore क्यों किया? है। आपकी Why प्रॉब्लम was it ये है restored? केरल में Why was आप it लोग restored? अब आप इसके प्रवक्ता हैं। केरल में अरे किस- आप तो न्यूट्रल पत्रकार हैं अरे महाराज। तो मैं तो कोर्ट के साथ हूं ना, इसलिए आप न्यूट्रल पत्रकार मैं हैं, तो तो कोर्ट बता के दीजिए साथ हूं ना। restore कोर्ट का क्यों की फैसला गई था। राहुल गांधी की सदस्यता? अरे मैं लड़ किससे रहा हूं, उनको पता ही नहीं है कि मामला कोर्ट में गया क्यों था, ये तक आपको पता नहीं था। चार्जशीट बनाई वो गलत था। कौन कह Those रहा है charges were wrong. अरे- They were nullified. चलिए ठीक है, हो गया। They तहसीन were भाई आप बोलिए। nullified. तहसीन आप गूगल कर लीजिए, मैं आपके पास विवेक भाई आऊंगा, आप गूगल कर लीजिए। आप जिस बारे में बोल रहे हैं आपको नहीं जानकारी, आप गूगल कर लीजिए। होता है नहीं, कभी नहीं, कभी, नहीं, कोई मैं- प्रॉब्लम मेरे नहीं है को मत सर। सिखाइए आप, आई सर। रिस्पेक्ट यू सर, आई रिस्पेक्ट मैंने यू। वो बोला आपको जो नहीं सच पता है। है, आपको एबीसीडी नहीं मैंने पता, बताइए। बोला वो जो तहसीन, सच है। तहसीन, और उत्तर तहसीन, नहीं है किसी के पास तहसीन, यहाँ। तहसीन, 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 बोलिए तहसीन, आप बोलना चाह रहे हैं। ये देखिए, 60 लाख हम- लोग जो हैं लिस्ट में हैं, उनको वोट करने देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए, मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है ना, जो सोफिया जी ने भी कहा। एक नया पैटर्न शुरू हो गया है अमन जी हमारे मुल्क के अंदर, और ये पैटर्न जो है इसमें एक कॉमनैलिटी है, और विवेक भाई से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, सोफिया जी भी शायद उससे इत्तेफाक रखेगी कि सरकार जुल्म करेगी और जुल्म के खिलाफ आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और आपको रिलीफ मिलेगा अलग अलग विषय में, चाहे आदरणीय विपक्ष के नेता का विषय हो, चाहे फिर वो सोनम वांगचुक का विषय हो, चाहे इलेक्शन एसआईआर का। सरकार जुल्म करेगी, इलेक्शन कमीशन इसमें सहयोग करेगा। सरकार ने 60 लाख जुल्म लोगों कहाँ को किया? सुप्रीम कोर्ट इसी ना, मेरी इसी। बात सुन लीजिए, मैं आपको इसी एक बताता सरकार हूं। है। मैं इसी सरकार है। सरकार सर, मैं आपको प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। इसी जो भूमिका निभा रही है उस पे हमें प्रश्न उठना चाहिए। मैं आपको एक चीज पूछता हूं, अभी यहां आपने वेस्ट बंगाल में एसआईआर किया, ठीक है, आप आसाम में एसआईआर क्यों नहीं करे? आसाम में तो वो बन गया था, इसका लिस्ट बन गया था कौन सिटीजन है कौन नहीं है। आसाम में तो बिल्कुल पता था, और उस पता होने के बाद आपको पता था कि इस 19 लाख लोगों को बाहर निकालना है, तो और आसान होता है आसाम के अंदर एसआईआर करना। लेकिन वहां आसाम में एसआईआर नहीं किया। यार वहां पे बंगाल सिर्फ में हो revision रहा है of तो votes इतना किया। पेट में दर्द हो रहा है, वहां क्यों नहीं हो रहा है? रिविजन नहीं, एक सेकंड, जहां एक हो रहा है सेकंड, वहां यही- प्रॉब्लम है नहीं, सर, नहीं, आपको एक सेकंड। तहसीन भाई। अमन जी ऐसे नहीं। आसाम के अंदर ऑलरेडी सिटीजनशिप तय हो चुकी थी। 19 लाख लोगों को पाए गए थे जो घुसपैठे थे, उनको आसाम के बाहर निकालना था। हिमंता बिस्वा शर्मा जी उसको चेंज करना चाहते हैं, एनआरसी के प्रोसेस को, जो आसाम का है। वहां पे एसआईआर आप नहीं करोगे जब ऑलरेडी सिटीजनशिप तय है, और आप देख सकते हैं कि और उसको लिस्ट प्योर करे, वहां पे आप नहीं करोगे। वहां पे नहीं पूछा जाएगा कि घुसपैठे को जो है 19 लाख उनको बाहर क्यों नहीं फेंकते। माननीय गृह मंत्री बिहार में गए, आपको क्या लगता बिहार है में असम उन्होंने में क्यों नहीं हुआ बार-बार कहा कि एनआरसी? घुसपैठ चलिए किया बताइए है। मुझे, क्या आपको क्या लगता है, क्या रीजन क्या हो सकता है तहसीन भाई इसके पीछे? ये इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से भाजपा की मत कर रहा। अब जो आसाम का डेमोग्राफिक्स है, जो 19 लाख पाए गए जो आसाम के नागरिक नहीं है, उसमें से किसकी कितनी संख्या ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब यही सवाल को हम रिवर्स करते हैं। बिहार के अंदर माननीय गृह मंत्री लगातार कहते रहे घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। आज बिहार के चुनाव को लगभग 6 महीने हो गए, कितने घुसपैठियों को आपने डिपोर्ट किया? जब आज भाजपा से पूछते कितने घुसपैठिए निकले बिहार के अंदर, क्योंकि देश के गृह मंत्री ने किया, कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं, तो कहते आप इलेक्शन कमीशन से पूछो, इलेक्शन कमीशन का काम घुसपैठिए ढूंढना है। ये हर प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन की मदद से ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे बाबरी मस्जिद पे इन लोग वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं। वो हुमायूं है, हुमायूं बाबरी मस्जिद बना रहा, किसका एजेंट है? सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन किसने दिया है? ये भाजपा वाले, ये भाजपा सिर्फ ध्रुवीकरण करना चाहती है। इनके पास एजेंडा कुछ नहीं है। लेकिन एक अच्छी न्यूज है, एक अच्छी न्यूज जवाब देंगे। एक अच्छी न्यूज देना इसी के चाहता हूं। जरिए पोलराइज कर रहे हैं, इसी के जरिए पोलराइज, नंबर 1। नंबर 2, असम में क्यों नहीं हुआ, दूसरे स्टेट्स में क्यों नहीं हुआ, बंगाल में क्यों, असम में क्यों नहीं हुआ भाई बताइए। देखिए, पहली बात तमिलनाडु में क्यों हो रहा है, बंगाल में क्यों हो रहा है, तो इनको आपत्ति है कि बंगाल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में एसआईआर नहीं होना चाहिए और वहाँ पर असम में होना चाहिए। असम के संदर्भ में निर्वाचन आयोग ने स्पेसिफिकली कहा कि हम वहाँ स्पेशल डिवीजन कर रहे हैं, हम वहाँ एसआईआर नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्पेशल डिवीजन का। स्पेशल डिवीजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ की स्थिति बाकी राज्यों से अलग मानी गई। असम में नागरिकता की जांच के लिए खास प्रावधान है, वहाँ बाकायदा एनआरसी की प्रक्रिया जारी है। बाकी राज्यों में एनआरसी नहीं हुई है, तो आप कहिए बाकी राज्यों में भी एनआरसी होगी। आप सपोर्ट कीजिए, तहसीन पूनावाला और कांग्रेस आज सपोर्ट करे कि हम पूरे देश में
एनआरसी की प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं। आप पूरे देश में तो एनआरसी स्वीकार नहीं करते। असम में एनआरसी है, असम में एनआरसी के कारण जो है वहां पर नागरिकता की के संदर्भ में काम ऑलरेडी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी वहां हुआ है। ऐसे में वहां स्पेशल डिवीजन की बात की, स्पेशल डिवीजन हुआ वहां, एसआईआर नहीं हुआ, लेकिन एसआर हुआ है वहां पर। अब आप कहिए ना कि पूरे देश में जो है हम एनआरसी को स्वीकारते हैं, एनआरसी के विरोध में कौन खड़ा है अमन भाई? नहीं, ये बात पूरे तो है। देश में जब एनआरसी की बात होती है एसआईआर की जगह तो कौन एसआर विरोध हुआ है, करता है? स्पेशल रिवीजन हुआ है। एक मिनट, और ये वही तो इसी की मैंने तरफ कहा। से क्लियर किया गया था कि असम में नागरिकता का मुद्दा सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो विशेष प्रावधानों से जुड़ा हुआ है असम समझौते की वजह से। और Correct. ये असम में जो एनआरसी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन था उसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, तो ईसी की तरफ से कहा गया कि जब नागरिकता की इतनी बड़ी प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है इसलिए Correct. अलग से एसआईआर करना जटिल हो सकता है। ये तीन अच्छा, पक्ष इसी की तरफ से आते सर। अमन भाई, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का कोई अधिकार नहीं है कि वो नागरिकता तय करे, कोई अधिकार नहीं, लेकिन मैं उसमें भी आगे जाता हूं। दूसरी बात, अगर एनआरसी की प्रक्रिया खत्म हो गई, जो प्रेम भाई भी मानते हैं, आपने भी कहा और इलेक्शन कमीशन ने कहा, तो जो 19 लाख घुसपैठिए आसाम में आपने बाहर क्यों नहीं निकाला? आपको सिर्फ ध्रुवीकरण करना है, यही है। अगर आप एनआरसी के प्रति आप सीरियस होते, जो 19 लाख घुसपैठिए आसाम में पाए गए आप उनको निकाल देते बाहर। बिहार में 300 घुसपैठिए नहीं मिले। ये ध्रुवीकरण कैसे होता है एसआईआर से? हाँ, कैसे होता है ध्रुवीकरण, कैसे होता है? आदरणीय गृह मंत्री कहते हैं कि घुसपैठियों को हम बाहर निकालेंगे। नहीं, ये तो उससे उन्हीं का पोलराइज भाषण है। कैसे होता है? कोई रिलीजन होता है क्या? तो अगर घुसपैठियों को बाहर निकालना है और वो घुसपैठियों को एक धर्म से जोड़ रहे हैं आदरणीय गृह मंत्री, तो ध्रुवीकरण क्या करना नहीं, चाहते वो हैं? गृह मंत्री जोड़ रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं। आपने बोला ना पोलराइज आदरणीय होता गृह है। मंत्री जोड़ रहे हैं। कौन मैं सा आपसे धर्म? पूछा, कौन सा धर्म? मैं आपसे पूछा एसआर क्या घुसपैठियों की प्रक्रिया है? कौन सा एनआरसी धर्म? है। मैं पूछ रहा हूं एनआरसी किसकी प्रक्रिया है? घुसपैठियों की। 19 लाख पाए गए आसाम में, क्यों नहीं निकाला बाहर भाजपा? किसकी सरकार है? चलिए नेहरू जी ठीक की है। गलती है। ठीक है, ये हर्षवर्धन त्रिपाठी और सोफिया जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी पहले आप। हर्षवर्धन त्रिपाठी, सवाल जो है असम में क्यों नहीं? देखिए, असम का जवाब चुनाव आयोग ने दिया, लेकिन मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है, पूरे देश में एनआरसी की प्रक्रिया होनी चाहिए और जो भी घुसपैठिए चिन्हित हों उनको निकाल बाहर करना चाहिए। इसमें ये सरकार बहुत धीमे चल रही है। इसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए कि विपक्ष विरोध कर रहा है या समर्थन कर रहा है। ये प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से शुरू की जानी चाहिए, इसमें कोई इम्पट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एसआईआर और स्पेशल रिवीजन जो असम में हो रहा है, स्पेशल रिवीजन, उसको लेकर जो 19 लाख लोगों का सवाल जो अभी तहसीन ने पूछा, वो सवाल आपको कितना वाजिब लगता है? नंबर एक। नंबर दो, 60 लाख लोगों को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में सबजुडिस है, उसको लेकर आप किस तरफ खड़े हैं? नहीं, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि उसको जो भी डाउटफुल है उनको जल्द से जल्द पूरी करके प्रक्रिया चुनाव आयोग को, और जो जायज लोग हैं उनको मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, जो नाजायज लोग हैं उनको आउट करना चाहिए। लेकिन अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब इतने समय के अंदर अंदर ये तो ममता दीदी और ये टीएमसी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अभी कम से कम वोट करने का अधिकार दे दिया जाए। जो विवेक ने पूछा कि अगर एक भी भारतीय वोट ना डाल पाया इस एक्सरसाइज की वजह से और बाद में पता लगा वो भारतीय था, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका दूसरा पहलू तो ये भी है ना कि अगर कितने कोई डाल- घुसपैठिया वोट डालेगा तो उसकी तो जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी क्या ममता जी और विवेक श्रीवास्तव लेंगे? लेंगे भाई, बताइए। सोफिया जी आप लेंगी क्या? विवेक जी आप उसकी लेंगे? कौन जिम्मेदारी लेगा? बताइए। फिर पलट का उल्टा सवाल ये भी है भाई। देखिए, सुन लीजिए, सुनिए पहले सोफिया जी बोलेंगे, कौन जाइए? पहले सोफिया जी, देखिए, पहले सोफिया कितने बोलेंगी। घुसपैठिए और विवेक जी, कितने रोहिंग्या मिले हैं हर्षवर्धन जी जरा मुझे बता दें। या तो बिहार में और पश्चिम बंगाल में, मुझे नहीं लगता अभी तक कुछ भी, या तो ये लिस्ट जारी कर दिया जाए कि कितने रोहिंग्या, कितने घुसपैठिए, कितने बांग्लादेशी मिले हैं। और क्या यही रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे जो जाकर पहलगाम में आतंकी बनकर मारते हैं लोगों को? क्या यही घुसपैठिए थे जो दिल्ली में ब्लास्ट करते हैं? क्या यही घुसपैठिए थे जो पुलवामा में जाकर अटैक करते हैं? देखिए, बोलना बहुत आसान है, घुसपैठिए घुसपैठिए। अरे भाई, घुसपैठियों को रोकना तो सबसे पहले आपका काम था, हमारे गृह मंत्री का काम था, लेकिन उसमें वो नाकाम हो गया। उस नाकामी को छुपाने के लिए पूरे देश को कतार में लगा दिया है। जहां भी एसआईआर की प्रतिक्रिया हुई है और होने वाली है, वो सारे लोगों को परेशान करने की ये जो मुझे लगता है एक मुहिम चलाया जा रहा है, वो गैस की कतार हो, वो सिलेंडर, वो नहीं मैम, लेकिन सोफिया जी इसका जवाब तो गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री ने दिया था कि बंगाल में क्यों इतनी घुसपैठ, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वहां बॉर्डर, वहां बंगाल में क्यों बसाया जा रहा है और घुसपैठियों के लिए हो? तो मैम, देशवासी क्यों भुगते भाई? आपको निगरानी रखनी थी, आपको बॉर्डर सिक्योर रखना था,
उसके लिए प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब ऐसे गृह मंत्री दे चुके हैं। सोफिया जी मेरे ख्याल से दोबारा से सुनना आप पहले हर्षवर्धन, फिर हर्षवर्धन जी बोलिए, फिर मैं 10 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, चूंकि देखिए यही मुश्किल होती है। यस, सोफिया खान जी को शायद नहीं पता है कि 2014 के पहले इस देश के गृह मंत्री नहीं थे अमित शाह, वो तो 19 के बाद हुए। 2014 तक भाजपा की सरकार भी नहीं थी। 2005 से 2011 में ममता बनर्जी वहां विधायक बनी, मुख्यमंत्री बन गई। उसके पहले क्या था? तब वो केंद्र में मंत्री थी, जाने क्या क्या थी, अटल जी की सरकार में भी थी। और 2005 में वो लोकसभा की चेयर पर किस लिए कागज फेंच कर रही थी, जरा बताएंगे? वो उस वक्त घुसपैठिए थे ममता जी जब वो सब चिल्ला रही थी, और उसके बाद गायब हो गए ममता जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। क्या हुआ? सबको कन्वर्ट कर दिया गया? नहीं, और क्या भी हो बड़ी गया? चीजें हैं भाई। बीएसएफ का दायरा बढ़ाने को लेकर जब बात होती है तब विरोध गायब किया हो गए। जाता है। अमित शाह ने सदन तो के अंदर भी गृह मंत्री ममता ने जी की कहा बात मानेंगे कि या स्टेट नहीं? एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट होता, तब वो घुसपैठ के खिलाफ बोल रही थी। ममता बनर्जी, जो हर्षवर्धन त्रिपाठी बता रहे हैं, खुद घुसपैठ के खिलाफ दिल्ली तक आ गई। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक। थैंक यू सो मच आप सबका। छोटा